कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक जारी है, लेकिन सरकार ने जरूरी गतिविधियों को छूट दे दी है, जहां पर स्थिति नियंत्रण में है। कम आय वाले वर्गों और किसानों को मदद पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। आइए बात करते हैं राज्यों और शहरों में लॉकडाउन में मिली रियायतों की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक राज्यों ने कोरोना वायरस की जमीनी स्थिति के आधार पर छूट दी है, लेकिन जिन इलाकों में कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है वहां कोई छूट नहीं दी गई है और सख्ती बरती जा रही है। कोरोना के वहीं राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किसी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि और एक हफ्ते तक सख्ती दिल्ली में बरती जाए और इसकी समीक्षा अब एक हफ्ते बाद की जाएगी। उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में दिल्ली में लॉकडाउन और सख्ती के साथ बनी रहेगी। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहां कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। कुछ दिनों बाद यहां कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किन किन गतिविधियों में छूट दी जानी है, इसका जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि संवेदनशील जिलों में जहां 10 या उससे ज्यादा संक्रमित हैं, वहां पूरी सजगता और सतर्कता के साथ फैसले लिए जाएं। तो राज्यों में और भी कई गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है। खेतीबाड़ी समेत सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों के चालकों के भोजन के लिए ढाबा और होटल खोलने का निर्देश भी दिया गया है। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली, मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दे दी गई है और ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम को सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ अनुमति दी गई है। पूरे देश में राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों पर टोल वसूलने का काम भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने 25 मार्च से कोरोना वायरस महामारी के चलते टोल संग्रह को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, जिसे अब आज से चालू कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आज से रियायत देने की शुरुआत हो गई है। सरकार ने जरूरी गतिविधियों के चलते कई तरह की छूट दी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश की संसद से। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालयों में आज से कामकाज दोबारा शुरू हो गया। दोनों सदनों के कर्मचारी तकरीबन 1 महीने बाद अपने दफ्तर पहुंचे। संसद परिसर में प्रवेश से पहले सभी वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। अधिकारियों और कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग की गई। इस दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखने समेत अन्य नियमों का अनुपालन किया गया। दोनों सचिवालयों के कर्मचारी उन तमाम दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जारी किया गया है। कामकाज के दौरान सचिवालय के कर्मचारी मास्क लगाए रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। सचिवालय ने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी किसी वजह से दफ्तर आने में असमर्थ हैं, वो वीडियो कॉलिंग समेत डिजिटल माध्यम से जुड़ सकते हैं। राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने आज भी कई अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज को लेकर चर्चा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सचिवालय के अधिकारियों से कहा है, जरूरी कामकाज निपटाने के लिए कर्मचारियों की तैनाती लॉकडाउन के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए की जाए।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी सुरक्षा उपायों को इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बजट सत्र निर्धारित समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था, जो 3 अप्रैल को पूरा होना था। संसद की विधिवत कार्यालय शुरू हो चुके हैं। हम लगातार सभी माननीय सदस्यों से संपर्क में हैं और सभी माननीय सदस्य अपने अपने एरिया के अंदर वहाँ की जनता के साथ रहकर सजगता और सतर्कता के साथ इन निर्देशों की स्वयं भी पालन कर रहे हैं और जनता से सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए उनको आग्रह भी कर रहे हैं और सभी मानवीय दृष्टिकोण से मानव सेवा के अंदर भी सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता पूरी देश की सेवा के लिए लगी हुई है। मैं देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह से। अरविंद, आज राज्यसभा लोकसभा दोनों सचिवालय के अधिकारी पहुंचे हैं कामकाज के लिए। जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की तैयारी की गई है सचिवालय में कोरोना वायरस को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जा रहा है? जी हाँ अभिलाषा, आज लॉकडाउन के 27 दिन के बाद जो है राज्यसभा सचिवालय ने कामकाज शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ लोकसभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, वहाँ के भी जो है अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। लेकिन जो होम मिनिस्ट्री की ओर से एक मापदंड तय किया गया है, 33% के करीब एम्प्लॉयज़ आए हैं और सभापति राज्यसभा ने जो निर्देशित किया है कि जो बहुत ही अपरिहार्य काम है वो हर हाल में जिनको किया जाना है उनके लिए जो भी लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से काम किया जाए और काम करने के साथ ही साथ सारे जो सुरक्षा के मानदंड हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। तो आज बिल्कुल देखा जा रहा है और उसके पहले भी जो सचिवालय के जो अधिकारियों के कर्मचारियों के बैठने के कमरे हैं उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। किसी भी तरीके से जो इन्फेक्शन ना हो उस बात का ध्यान रखा गया है। और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार जो है आते रहे हैं, क्योंकि संसद भवन उसकी सुरक्षा का एक बड़ा अहम सवाल रहता है। 40 से 45 जो है सुरक्षा जवान जो है वो और इसके अलावा उनको निर्देशित करने वाले अधिकारियों का आना रहा है और इन सब लोगों ने मिलकर के लगातार ये सुनिश्चित किया है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कुछ तस्वीरें जो आई हैं कि जो चाहे लिफ्ट का मामला हो या और जगहों पर उनके बैठने की जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का पूरा पालन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आज जो है लोकसभा अध्यक्ष की भी विजिट हुई वहाँ और उन्होंने भी बाकायदा सारा जो जिसको कहिए कि पूरा एक दिशा निर्देश दिया कि किस तरीके से सुरक्षा के साथ कामकाज करना है। और जो जितने भी लोग हैं उनको मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया। जितने ऑफिसर्स हैं उनको सैनिटाइजर दिए गए हैं, इसके अलावा मास्क दिया गया है, इसके अलावा रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। और आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा से। पंचानन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सचिवालय के कामकाज को देखा जा रहा है, किस तरह से इसकी कोशिश हो रही है? ये देखिए, राज्यसभा की ओर से महासचिव देश दीपक वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर से बैठक की है। जो ये आज की बैठक है ये इन्हीं बैठकों का क्रम है। इसके पहले भी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जब इस बात को अनाउंस हुआ था कि लॉकडाउन का पीरियड होगा, तब इस तरह की बैठक लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी शुरुआत देश दीपक वर्मा जो महासचिव हैं उन्होंने की थी। और आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के जो अधिकारी थे वो शामिल हुए। करीब 17 अधिकारी रहे और उसमें जो विभागीय मुद्दे थे उन पर तो चर्चा की ही गई, साथ में जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस, अगर कोई इस बीच में रिटायर हो रहा है उनके बारे में भी चर्चा हुई कि किस तरह से उसका निस्तारण किया जाए। जो कुछ अहम बातें रहीं चर्चा में वो ये है कि हमने देखा कि 55 राज्यसभा की जो सीटें थीं उनके लिए जो चुनाव आयोग ने कार्यक्रम का ऐलान किया था उसमें निर्विरोध निर्वाचित होकर 37 सांसद पहले ही राज्यसभा के लिए आ चुके हैं, जिसमें से एक सांसद ने शपथ
पहले ही ले ली थी, लेकिन जो बाकी सांसद हैं उनको अभी शपथ लेना है। उनके शपथ लेने के बाद जो कार्यक्रम होता है, उनका ओरिएंटेशन होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ओरिएंटेशन और जो ट्रेनिंग है वो संसद के आगामी सत्र में होगा, लेकिन उसके पहले जो शपथ का कार्यक्रम है, अलग अलग सांसद आएंगे और शपथ लेने के लिए। तो उस कार्यक्रम के लिए क्या रूपरेखा है, इसके बारे में सारे अधिकारियों से चर्चा की गई। और करीब 1300 कर्मचारी हैं राज्यसभा के सचिवालय में, जिसमें एक फेज वाइज इनको किया गया है कि ऑफिस आने के लिए जो ज्वाइंट से जो शीर्ष अधिकारी हैं वो तो पहुंचेंगे ही, लेकिन निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको 1/3 उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो उसमें 1300 अधिकारियों में से 100 अधिकारी आज यहाँ पर पहुँचे और कर्मचारी पहुँचे यहाँ पर राज्यसभा के सचिवालय में, और सबको सैनिटाइज होकर, और जिससे कि कोरोना के जो वायरस है उससे कोई संक्रमण ना हो पाए, उन सब के भी निर्देश पहले ही सभापति वेंकैया नायडू की ओर से और महासचिव देश दीपक वर्मा की ओर से दिए गए। तो कई विभागीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई, सैलरी अलाउंसेस पर भी चर्चा हुई। उसके अलावा एक जो और बात थी वो ये है कि जो बजट है, इस कोरोना महामारी के चलते जो बजट है, सरकार ने उसको भी मितव्ययता से खर्च करने की बात कही है। तो उसके बारे में भी चर्चा हुई कि हर तिमाही में जो बजट का जो टारगेट है वो फिक्स होगा और सिर्फ ज़रूरी जो कामकाज हैं वही निपटाए जाएंगे। तो उस बारे में भी चर्चा हुई। तो कई अहम मुद्दे भी रहे, और जो सबसे प्रमुख रहा कि कोरोना महामारी की वजह से जो स्टाफ है जो यहाँ पर अपने दफ्तरों में आ रहा है वो सुरक्षित भी रहे। लोग जो घर से काम कर रहे हैं उनको ई ऑफिस की सुविधा मुहैया कराई गई, घरों से वो फाइल को क्लियर कर रहे हैं, तो काम में कहीं बाधा ना हो, साथ साथ लोग सुरक्षित भी रहें। तो ये प्रमुख बातचीत का मुद्दा रहा, और इस तरह की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है ये आगे भी लगातार चलती रहेगी, ये बात भी उन्होंने कही। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। और आइए इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की रफ्तार को रोकने में कामयाबी मिली है। देश में अब इसके दोगुने होने में 7.5 दिन लग रहे हैं, जबकि पहले ये 3.5 दिनों में दोगुने हो जा रहे थे। पुडुचेरी के माहे, कर्नाटक के कोडागु और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि 6 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। वही बात करें गोवा की, तो गोवा अब कोरोना फ्री हो चुका है। इस तरह पूरे देश में 59 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोई भी नया मामला कोरोना वायरस का सामने नहीं आया है। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, जिसका मतलब है कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है, उसको हम अलग अलग इंटरवल्स पर कैलकुलेट करते हैं, और जिसके तहत हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में डबलिंग रेट 8.5 डेज है, कर्नाटका में 9.2 डेज है, तेलंगाना 9.4 डेज, आंध्र प्रदेश 10.6 डेज, जम्मू कश्मीर 11.5 डेज, पंजाब 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया।
इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है, हरियाणा 21 डेज, हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज, चंडीगढ़ 25.4 डेज, असम 25.8 डेज, उत्तराखंड 26.6 डेज, लद्दाख 26.6 डेज। इसके साथ ही हमारी कुछ स्टेट इवन उनका 30 दिनों से भी ज़्यादा डबलिंग रेट, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका केस मैनेजमेंट में हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं, वह है उड़ीसा और केरला। मैं ये एक बहुत अच्छी हार्टनिंग न्यूज़ के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, और राज्य और जिला स्तर पर जो हमारे कोविड के फील्ड वॉरियर्स काम कर रहे हैं इस विषय में, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इट इज़ हाउएवर वी वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि हम एक लड़ाई में हैं, हम एक बैटल में हैं और हम आराम नहीं कर सकते। एक भी दिन की हमारी विफलता या एक भी व्यक्ति की विफलता हमारे इस क्यूए रिजल्ट को, परिणामों को नेगेट कर सकती है, और इसलिए जरूरी है कि हम सारी गाइडलाइंस का यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करें। आज से देश के कई राज्यों में जरूरी सेवाओं में सीमित छूट के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय खुद इसकी निगरानी कर रहा है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये दिशा निर्देश दिए हैं कि वो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ही दिशा निर्देशों का पालन करें और सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन कराएं। साथ ही इसमें रियायत देने से वो बचें। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने 4 राज्यों के उन जिलों में जहां पर कोरोना वायरस के ज्यादा मामले हैं, उसके प्रसार को रोकने के लिए और राज्यों की मदद करने के लिए 6 अंतर मंत्रालयी टीम को भेज दिया है। कुछ जिलों में भी लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इन टीमों का भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें एक सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। इस प्रकार गृह मंत्रालय का यह प्रयास है कि उपलब्ध एक्सपर्टीज को जितना मुमकिन हो सके उतना राज्यों के साथ साझा करें, जिससे कि लोक हित में सबकी मदद हो सके। ये टीमें हॉटस्पॉट एरियाज, हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों का सहयोग करेंगी तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, गरीब एवं श्रमिकों के लिए राहत शिविरों की स्थिति आदि पर अपनी रिपोर्ट देंगी। आशा है इन कदमों के साथ हम मिलकर कोविड-19 के खिलाफ अपनी मुहिम में सफल होंगे। धन्यवाद। आईसीएमआर के मुताबिक एंटीबॉडी टेस्ट कितनी कारगर है, इसका अभी पता नहीं चला है। कोरोना एक नई बीमारी है और हमें ये समझना होगा कि हर टेस्ट की अपनी सीमाएं होती है। इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जा सकता है। वहीं आईसीएमआर ने पीजीआई किट की गुणवत्ता पर कहा कि ये अमेरिकन लैब से मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसे 20 डिग्री के कम तापमान में रखना जरूरी है। ये जो रैपिड टेस्ट हैं, जैसा मैंने बोला, सारे दुनिया में कहीं भी उसको इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी भी एक चीज़ कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी, वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी
इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है, क्योंकि सर्वेलेंस में मैंने जैसे पहले एक बार बताया था, मैं अगर ये बताना चाहता हूँ कि 5% समझ लीजिए कहीं सर्वे किया, 5% लोगों को बीमारी थी, वो अगर 4.5 भी आई और वो कंसिस्टेंट एरर उसी ढंग से वही टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से भी उतनी 4.5 4.3 भी आई, कंसिस्टेंट रही वो एरर, तो उसमें एपिडेमियोलॉजिक सर्वेज में जहां हम ट्रेंड मॉनिटर कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गिनती ही कम करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस बार लॉकडाउन के दौरान किसानों, ग्रामीण मजदूरों और महिलाओं को दी जाने वाली मदद के बारे में जानकारी दी। कृषि मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन से उबरते हुए भी इस बार बुआई के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। इस बार प्री मॉनसून बुआई 36% ज्यादा हुई है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। इस बार धान की बुआई सबसे ज्यादा हुई है। Overcoming the lockdown restrictions, sown area of summer crops has increased significantly, registering 36% increase over the last year, pushed up mainly by rice cultivation. Farming operations in the field, harvesting and sowing, have been exempted from lockdown, but social distancing and social responsibility has to be maintained. Farming machinery, shops, custom hiring centers, services related to fertilizers and seeds, mandi operations for marketing have also been given concessions from lockdown to enable farming to proceed smoothly. At the Kharif conference recently held, 2020, food grain production target has been fixed at an ambitious 298 million tons. 298 million tons. To help farmers sustain production, money has been disbursed under the PM Kisan Yojana and the PM Fasal Bima Yojana. Insurance claims have been disbursed. Pulses have been dispatched to states under the PM Garib Kalyan Yojana. और आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी अनु का। अनु, ये बेहद राहत भरी खबर है कि डबलिंग रेट जो है वो हमारा बेहतर हुआ है। पहले जहां 3.5 दिन में ही डबल हो रहे थे संक्रमण के मामले, वो अब 7.5 दिन हो गए हैं। बड़ी कामयाबी भारत के लिए। जी बिल्कुल, आज सरकार ने जिस तरह से बताया कि आज देश में अगर हम देखें तो 59 ऐसे जिले हैं जहां पे पिछले 14 दिनों में से कोई नया मामला सामने नहीं आया। साथ ही सरकार ने एक सबसे राहत बड़ी बात जो सामने रखी है वो ये है कि अगर हम लॉकडाउन से पहले देखें तो जो डबलिंग रेट होता था, यानी कि जब जो मामले होते थे वो कितने दिन में 2 गुना हो रहे हैं, वो 3.4 था, तो आज वही आंकड़ा जो है वो 7 दिन से ज्यादा हो गया है। यानी कि 7 दिन से ज्यादा का समय लगता है कई मामलों को 2 गुना होने में। वहीं सरकार ने 3 तरह की कैटेगरीज हमारे सामने रखी, जिसमें बताया कि कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे 20 दिन से कम का समय लग रहा है इन मामलों को 2 गुना होने में, जहां पे 20 से 30 दिन का समय लग रहा है और जहां पे 30 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है। अगर हम देखें तो जहां पे 30 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है वो केवल 2 ही राज्य हैं, उड़ीसा और केरला, और वहीं जहां 30 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस तरह के राज्य है। दरअसल इसके पीछे अगर हम देखें तो सरकार का मत ये रहा है कि अगर सख्ती से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार चलेंगे तो जल्द ही ये जो आंकड़े हैं ये लगातार बढ़ते जाएंगे, यानी कि जो डबलिंग रेट है वो लगातार बढ़ता जाएगा और जो मामले हैं वो कम होते जाएंगे। सरकार का फिलहाल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कोशिश यही है कि देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको किसी भी तरह कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो सके। आज अगर हम बात करें तो गोवा एक ऐसा राज्य है, जैसे सरकार ने बताया है, जहां पे आज के दिन में एक भी मामला नहीं है, यानी कि गोवा को हम कह सकते हैं कि वो कोरोना मुक्त हो चुका है। लेकिन तब तक जब तक गोवा खुद ब खुद जो है ये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करेगा और अपने आप को इस कोरोना से सुरक्षित रखेगा, इस कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रखेगा। ऐसी ही पॉलिसी जो है अगर हम देखें तो अगर अन्य राज्य भी फॉलो करें तो जल्द ही जो है ये सारे मामले एकदम जैसे कह सकते हैं कि जो आज मरीज अपना इलाज करा रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे और पूरा देश जो है कोरोना से मुक्त हो जाएगा। फिलहाल आज 20 अप्रैल है, आज कई राज्यों को ढील दी गई थी।
सरकार ने बताया कि जिन राज्यों ने इनका उल्लंघन किया है उनको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनका सख्ती से पालन करें, क्योंकि अभी समय नहीं है कि हम थोड़ी सी भी ढील दे सके, क्योंकि अभी जरूरी है इस संक्रमण से खुद को बचाना और अपने आसपास के लोगों को बचाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनु आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत में केंद्र और राज्यों की ओर से जारी लॉकडाउन, ट्रेसिंग और टेस्टिंग अभियान के चलते कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को रोकने में काफी मदद मिली है। दुनिया के मुकाबले भारत में अभी भी संक्रमित लोगों के आंकड़े में बड़ी कमी देखने को मिल रही है। भारत में शुरुआत में जहां 500 से 1000 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या होने में 5 दिन लगे, वहीं 1000 से 2000 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान में 4 दिन और 4000 पहुंचने में 3 दिन लगे। लेकिन इसके बाद सरकार की कोशिशों से इसकी रफ्तार कम हुई। इसके बाद 4000 से 8000 पहुंचने में 6 दिन और 8000 से 16000 कोरोना संक्रमण के लिए 8 हफ्तों का समय लगा। वहीं दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के मामले के दोगुना होने की दर कम होने की जगह बढ़ी है। अमेरिका में शुरुआत में जहां 500 से 1000 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या होने में 3 दिन लगे थे, वहीं केवल 2 दिन में ये मामले दोगुने हो गए और 4000 पहुंचने में 3 दिन लगे। इसके बाद हर 2 दिन में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने होने लगे। इसी तरह इटली में 2 दिन में कोरोना संक्रमण के मामले 500 से 1000 और अगले 2 दिन में दोगुने हो गए। 4000 पहुंचने में 4 दिन और अगले 3 दिन के मामले में 8000 ये मामले पहुंच गए और इसके बाद 4 दिन में मामले 16000 हो गए। ब्रिटेन की बात करते हैं। यहां कोरोना संक्रमण 500 से 1000 पहुंचने में 2 दिन, फिर दोगुना होने में 4 दिन लगे। इसके बाद अगले हर 3 दिन में ये मामले दोगुने होने लगे। इसके बाद 4 दिन में मामले 16000 हो गए। इसी तरह फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और कनाडा में भी कोरोना के मामले के दोगुना होने की दर में 3 से 4 दिन के बीच की अंतर रही। कोरोना संकट से निपटने के लिए सार्क देशों के बीच समन्वय के लिए जिन जिन तौर तरीकों पर सहमति जताई गई है, उन्हें पूरी सक्रियता के साथ लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने इस बारे में संतोष जताया है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों राजनेताओं ने अपने अपने देशों में कोविड-19 के संक्रमण की मौजूदा स्थिति के बारे में एक दूसरे को जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मालदीव में पहले तैनात किए गए भारतीय चिकित्सा दल और फिर बाद में भारत की तरफ से उपहार में दी गई आवश्यक दवाओं ने द्वीप में संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। पर्यटन अर्थव्यवस्था वाले मालदीव में कोरोना महामारी से उत्पन्न विशेष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति को कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक खतरों और प्रभावों को कम करने के लिए भारत की ओर से निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। दोनों राजनेताओं ने इस बारे में सहमति जताई कि उनके अधिकारी वर्तमान स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए निरंतर आपसी संपर्क में रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। लॉकडाउन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।